नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की खास खबरों पर। क्वांटम मैकेनिक्स में शोध के लिए वर्ष 2022 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2022 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा की गई। भारत विश्व के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश के रूप में उभरा है। सतत वित्त पर विशेषज्ञों की समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणों को रिपोर्ट सौंप दी है। श्रम, वस्त्र और कौशल विकास पर स्थायी समिति ने मानव निर्मित फाइबर का विकास रिपोर्ट जारी की। और दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंचने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान उपाय लागू किए गए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में शोध के लिए वर्ष 2022 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस बार यानी वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को दिया गया है। इन्हें क्वांटम कणों के एंटेंगलिंग व्यवहार पर उनके द्वारा किए गए शोध के लिए पुरस्कृत किया गया है। क्वांटम एंटेंगलमेंट ऐसी परिघटना है जो दर्शाती है कि कैसे 2 उप परमाणुविक कण अरबों प्रकाश वर्ष दूर रहने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक एक दूसरे से इतने अधिक दूर रहने के बावजूद भी एक में आया परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन नामक एक परिघटना का भी प्रदर्शन किया है। इसमें एंटेंगलमेंट की विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट द्वारा किसी अन्य स्थान पर सूचना को भेजने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये वो स्थान होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट का पुनर्गठन किया जाता है। इस शोध का परिणाम क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम नेटवर्क और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी सुरक्षित संचार नेटवर्क के लिए सृजित मार्ग है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत परमाणु, इलेक्ट्रॉन और फोटोन जैसे कणों और आणविक तथा उप आणविक क्षेत्र के लगभग प्रत्येक घटक के व्यवहार का वर्णन करता है। क्वांटम यांत्रिकी के 2 बुनियादी सिद्धांत हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम सुपरपोजिशन सिद्धांत का मानना है कि उप परमाणुविक कण एक साथ कई दशाओं में मौजूद होते हैं। एंटेंगल्ड फोटोन युग्म का जो मापन किया जाता है उसमें यदि एक लाल है तब 2 निश्चित रूप से नीला होगा, और यदि एक नीला है तो 2 निश्चित रूप से लाल होगा। इस तरीके से एंटेंगल्ड फोटोन काम करते हैं। और आइए अब जानते हैं अगली खबर के बारे में। वर्ष 2022 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस को वर्ष 2022 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन्हें क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्लिक केमिस्ट्री विज्ञान की वो शाखा है जो अणुओं के संयोजन का अन्वेषण करती है। इसका विकास के बैरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डन ने किया है। इसे नए उपयोगी यौगिकों के तेजी से संश्लेषण के लिए शक्तिशाली, अत्यधिक विश्वसनीय और चयनात्मक प्रतिक्रियाओं के सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। क्लिक केमिस्ट्री कार्बन परमाणुओं को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराने की कोशिश नहीं करती है। इसके विपरीत ये उन छोटे अणुओं का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करती है जिनमें पहले से ही एक पूर्ण कार्बन ढांचा होता है। ऐसी ही एक अभिक्रिया कॉपर उत्प्रेरित एजाइड एल्केलाइन साइक्लोएडिएशन यानी क्यूएक है। इसका व्यापक रूप से चिकित्सा रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है। कॉपर उत्प्रेरित एजाइड एल्कलाइन साइक्लोएडिएशन का आमतौर पर कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि दवाओं के विकास में, डीएनए के मानचित्रण में और अधिक स्वदेशीय उपयुक्त सामग्री बनाने के लिए। कैरोलिन बर्टोजी ने क्लिक अभिक्रियाएं विकसित की हैं। ये अभिक्रियाएं सजीवों के भीतर कार्य करती हैं ताकि कोशिकाओं की सतह पर महत्वपूर्ण जैव अणुओं का पता लगाया जा सके। ये जैव अणु ग्लाइकेंस कहलाते हैं। उन्होंने बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रियाएं विकसित की हैं। ये अभिक्रियाएं कोशिका के सामान्य रसायन विज्ञान को बाधित किए बिना संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है कोशिकाओं के अन्वेषण में, जैविक प्रक्रिया की निगरानी में और कैंसर दवाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण में। कॉपर आयनों को जोड़ने पर एजाइड्स और एल्कलाइंस बहुत कुशलता से अभिक्रिया करते हैं। इस अभिक्रिया का अब विश्व स्तर पर अणुओं को एक साथ सरल तरीके से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए चिकित्सा नोबेल के लिए आप 4 अक्टूबर 2022 का एपिसोड देखें।
और अगली खबर कृषि उत्पादन और उद्योग से संबंधित है। भारत विश्व के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश के रूप में उभरा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार चीनी सत्र 2021-22 में कुल गन्ना उत्पादन 5,000 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हुआ है। वहीं 3,574 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई से 394 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ। 394 लाख मीट्रिक टन चीनी में से 35 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाता है। इस चीनी सत्र में भारत ने रिकॉर्ड 109.8 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया। इसके साथ ही भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी निर्यातक के रूप में उभरा है। चीनी के निर्यात से लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि चीनी क्षेत्रक एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। ये 50 मिलियन गन्ना किसानों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है। साथ ही चीनी मिलों में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त लगभग 5 लाख श्रमिकों की आजीविका को भी प्रभावित करता है। वर्ष 2020-21 में चीनी उत्पादक शीर्ष राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। वहीं वर्ष 2020-21 में चीनी उत्पादक शीर्ष 3 देश थे, भारत, ब्राजील और थाईलैंड। दरअसल भारत में चीनी क्षेत्रक से जुड़ी कई चिंताएं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कम उपज प्राप्त होती है, पेराई की अवधि कम होती है, चीनी प्राप्ति की दर कम रहती है, उत्पादन की लागत ज्यादा होती है, चीनी मिलें लघु आकार की होती हैं और अक्सर कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जाता है। चीनी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं की बात करें तो वर्ष 2009-10 से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP घोषित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 घोषित की गई है। इसके तहत पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का संशोधित लक्ष्य वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण है। अगली खबर वित्त क्षेत्र से है। सतत वित्त पर विशेषज्ञों की समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंप दी है। ये समिति गिफ्ट यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी IFSC को सतत वित्त के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए गठित की गई थी। सतत वित्त एक तरह का निवेश निर्णय होता है। ये निर्णय आर्थिक गतिविधि या परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन संबंधी कारकों का सक्रिय रूप से मूल्यांकन करता है। इस समिति ने टिप्पणी की है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम हैं, जैसे कि ऋण, संपत्ति की गुणवत्ता आदि पर हीट वेव, सूखा आदि का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम में 2 जोखिम शामिल होते हैं, भौतिक जोखिम और संक्रमणकालीन जोखिम। भौतिक जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को व्यवसायों, घरों और देशों में उनके एक्सपोजर के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इन जोखिम में शामिल हैं चूक का जोखिम, संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आदि। वहीं संक्रमणकालीन जोखिम के तहत निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने से जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। इन जोखिमों में शामिल हैं सरकारी नीतियों में बदलाव, तकनीकी उन्नयन, बदलती बाजार प्राथमिकताएं और उपभोक्ता मांग या मानदंडों में परिवर्तन। अपने जलवायु लक्ष्यों और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत को $10 ट्रिलियन से अधिक का निवेश जुटाने की जरूरत है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के मुताबिक भारत को $3.5 ट्रिलियन की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए समिति ने सिफारिश की है कि उत्पाद के तौर पर सतत ऋण उत्पादों जैसे उत्पादों के विकास पर कार्य करना चाहिए। साथ ही अभिनव सतत वित्त उत्पादों, स्वैच्छिक कार्बन बाजार, ट्रांजिशन बॉन्ड आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा विनियमन और नीतियों की बात करें तो इनमें निवेश को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरेखित वर्गीकरण को अपनाना शामिल है। साथ ही गैर वित्तीय डिस्क्लोजर की रिपोर्टिंग अनिवार्य करना और विनियामक सैंडबॉक्स को बढ़ावा देना भी शामिल है। क्षमता निर्माण के तहत बहुस्तरीय क्षमता निर्माण दृष्टिकोण के साथ कौशल विकास के लिए ESG और जलवायु जोखिम विशेषज्ञों की मदद लेने की जरूरत है। वहीं इन सिफारिशों में आउटरीच की बात की गई है। आउटरीच के लिए विशेष पहलों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा वैश्विक वित्तीय केंद्रों से सीखने और वैश्विक जलवायु गठबंधन बनाने की जरूरत है। वहीं विविध क्षेत्रों की बात करें तो जैसे कि ESG रेटिंग के मानकीकरण की दिशा में कार्य करना चाहिए। साथ ही सतत वित्त और जलवायु कार्रवाई के लिए समर्पित विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। अगला है श्रम, वस्त्र और कौशल विकास पर स्थायी समिति ने मानव निर्मित फाइबर का विकास रिपोर्ट जारी की। मानव निर्मित फाइबर पॉलीमर या कच्चे माल के लघु अणुओं के संयोजन से बनते हैं और ये मुख्य तौर पर पेट्रोलियम आधारित रसायनों से बने होते हैं।
इन्हें मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, सिंथेटिक और सेलुलोसिक या ऑर्गेनिक व गैर ऑर्गेनिक। ये या तो उच्च तन्यता बल और कठोरता या फिर निम्न बल और उच्च विस्तारण प्रदर्शित करते हैं। भारत चीन के बाद मानव निर्मित फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता है। अब ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें ये टिप्पणियां की गई हैं कि प्रशुल्क बाधाएं, उच्च लागत युक्त वित्त पोषण आदि जैसी बाधाएं भारतीय मैन मेड फाइबर की प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित करती हैं। ऐसे में रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि समृद्धि को गति देने के लिए बाधाओं को दूर करने और उत्पाद बास्केट में विविधता लाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। भारत के वस्त्र क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला कम क्षमता के उपयोग, उच्च एट्रिशन दर और गुणवत्ता की कमी तथा अधिक बर्बादी आदि जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। इसके लिए सिफारिश की गई है कि वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना या समर्थ योजना का नए कौशल और क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों के साथ उन्नयन किया जाना चाहिए। सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को लाभ पहुंचा रही है और इसकी वजह से यूरोपीय संघ तथा यूनाइटेड किंगडम में प्रशुल्क का नुकसान हो रहा है। इसके लिए रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई कि भेदभाव को दूर करने के लिए यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों के साथ चल रहे व्यापार समझौतों को जल्द से जल्द संपन्न किया जाना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग जीएसटी संरचना और इन्वर्टेड शुल्क संरचना के उभरने से मानव निर्मित फाइबर पर असर पड़ा है। साथ ही कच्चे माल की तुलना में तैयार उत्पाद को निम्न कर स्लैब में शामिल करने से उल्टी शुल्क संरचना की समस्या पैदा हो सकती है। तो इसके लिए समिति ने ये सिफारिश की है कि उल्टी शुल्क संरचना यानी इन्वर्टेड शुल्क संरचना को सही करने के लिए मानव निर्मित वस्त्रों के लिए कच्चे माल इनपुट पर शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है और मानव निर्मित फाइबर क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इसके लिए समर्पित बजट आवंटन शुरू किया जाना चाहिए। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये प्रदूषण से जुड़ी हुई है। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंचने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप उपाय लागू किए गए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप के चरण 1 के तहत उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसके परिणाम स्वरूप इन आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया गया है। CAQM की स्थापना दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने की थी। इसे वायु गुणवत्ता सूचकांक के आसपास की समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान तथा उससे जुड़े या उसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए गठित किया गया है। ग्रैप दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करता है। ये कार्य योजना प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के 4 विभिन्न चरणों पर आधारित है। इन चरणों की हम आगे चर्चा करेंगे। इसे हाल ही में CAQM ने संशोधित किया है और ये संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत किया गया है। इन संशोधित किए गए 4 चरणों की बात करें तो पहला चरण है खराब वायु गुणवत्ता का। इसे 201 से 300 पॉइंट्स के बीच में रखा जाता है। इसके लिए निर्धारित उपाय जो किए गए हैं उसमें 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े भूखंड पर निर्माण कार्य और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वायु प्रदूषण की घटनाओं की सूचना देने के लिए जन जागरूकता फैलाना जरूरी है। वहीं दूसरा चरण बहुत खराब वायु गुणवत्ता का है। इसे 301 से 400 पॉइंट के भीतर रखा जाता है। इसके लिए निर्धारित उपाय ये किए गए हैं कि जनरेटर सेट के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। आकस्मिक और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर सेटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। तीसरा चरण है गंभीर वायु गुणवत्ता का, जिसे 401 से 450 पॉइंट्स के भीतर रखा गया है। इसके लिए जो उपाय सुझाए गए हैं उसमें CAQM द्वारा अनुमोदित ईंधन पर संचालित नहीं होने वाले ईंट भट्टों और हॉट मिक्स संयंत्रों को बंद करना होगा। और चौथा चरण है अत्यधिक गंभीर स्थिति, यानी 450 से ऊपर वायु गुणवत्ता का स्तर चला जाए तो ऐसे में 4 पहिया वाले डीजल चालित हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और NCR में CAQM द्वारा अनुमोदित ईंधन पर नहीं चलने वाले सभी उद्योगों को बंद करना एक उपाय हो सकता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कई कारण हैं। दरअसल आसपास के राज्यों में पराली जलाना और यातायात की समस्या, निर्माण, कूड़े के ढेर आदि से होने वाला प्रदूषण इसके लिए जिम्मेदार है।
आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। राजनीतिक पिछड़ेपन पर ट्रिपल टेस्ट मानदंड। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार नगर पालिका चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया है। न्यायालय ने ये फैसला ट्रिपल टेस्ट मानदंड में विफल रहने के आधार पर दिया है। के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट मानदंड को निर्धारित किया था। ये मानदंड किसी समूह के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने से संबंधित है। इस ट्रिपल टेस्ट मानदंड में शामिल हैं प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसीज के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समर्पित आयोग की स्थापना करना, आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायवार प्रावधान करने के लिए आवश्यक आरक्षण का अनुपात निर्धारित करना और ये सुनिश्चित करना कि आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में सभी आरक्षित सीटों के कुल 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ट्रिलेम्मा। ट्रिलेम्मा शब्द इस विचार को संदर्भित करता है कि कोई अर्थव्यवस्था एक ही समय में स्वतंत्र मौद्रिक नीति के पालन, एक निश्चित विनिमय दर को बनाए रखने और अपनी सीमाओं के पार पूंजी के मुक्त प्रवाह में सक्षम नहीं हो सकती। कोई भी अर्थव्यवस्था दीर्घकाल में इन 3 नीतिगत विकल्पों में से एक समय में केवल 2 के साथ ही आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकती है। इस विचार को 1960 के दशक की शुरुआत में कनाडा के अर्थशास्त्री रॉबर्ट मुंडेल और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मार्कस फ्लेमिंग ने स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया था। कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स। कोडेक्स समिति मसाले और खाने में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों पर गठित समिति है। इस समिति ने जायफल, केसर और मिर्च, जिसमें कि काली मिर्च और शिमला मिर्च दोनों शामिल हैं, इनके लिए गुणवत्ता मानदंडों की सिफारिश की है। साथ ही इन मानकों को कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस कमेटी का गठन वर्ष 2013 में किया गया था। इसका उद्देश्य मसालों और खाने में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के लिए विश्वव्यापी मानकों का विकास एवं विस्तार करना है। इसकी स्थापना कोडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन रोम के तहत की गई है। भारत इस समिति का मेजबान और अध्यक्ष देश है। भारतीय मसाला बोर्ड इस समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इस शासनादेश के मुताबिक दोहराव से बचने के लिए मानक विकास प्रक्रिया में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ आवश्यकता अनुसार परामर्श करना है। सीएससी को वर्ष 1963 में गठित किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक अंतर सरकारी निकाय है। भारत वर्ष 1964 में इसका सदस्य बना था। अगला है CIS जेंडर। इस शब्दावली का उपयोग उन लोगों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिनकी लैंगिक पहचान जन्म के समय उन्हें दी गई पहचान से सुमेलित है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे शारीरिक विशेषताओं के आधार पर एक लैंगिक पहचान दी जाती है। कई लोग मानते हैं कि लैंगिक पहचान एक सामाजिक उत्पत्ति है। बड़ा होने पर बच्चा जन्म की पहचान की पुष्टि कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लैटिन उपसर्ग CIS का शाब्दिक अर्थ है एक ही तरफ, जबकि ट्रांस का अर्थ दूसरी तरफ होता है। ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने शुरू किया है। ये साइबर सक्षम अपराध नेटवर्क के खिलाफ आरंभ किया गया एक ऑपरेशन है। ये इंटरपोल, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस और ऑस्ट्रेलियाई फेडरल एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए इनपुट पर आधारित है। इसके अलावा हाल ही में CBI ने बाल लैंगिक शोषण सामग्री के ऑनलाइन प्रसार और साझाकरण के विरुद्ध मेघ चक्र नामक प्रमुख ऑपरेशन भी शुरू किया है। इसे इंटरपोल की सिंगापुर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन यूनिट और न्यूजीलैंड पुलिस के इनपुट के आधार पर आरंभ किया गया है। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के वर्ष 2022 के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार सीरियाई संकट के दौरान शरणार्थियों की सुरक्षा करने के लिए उनके कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार को वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित या राज्य विहीन लोगों की रक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, समूहों या संगठनों को दिया जाता है। इसका नाम नॉर्वेजियन अन्वेषक, वैज्ञानिक, राजनयिक और मानवतावादी फ्रिडजॉफ नॉनसेन के नाम पर रखा गया है। वो लीग ऑफ नेशंस में शरणार्थियों के पहले उच्चायुक्त थे। प्रथम पुरस्कार विजेता थी एलेनोर रूजवेल्ट। वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्षा थी।
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सरकार ने FM रेडियो चरण 3 के नीतिगत दिशा निर्देशों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य पात्रता संबंधी मानदंड को सरल बनाना है। FM 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक एक मॉड्यूलेशन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें फेज और एम्पलीट्यूड को स्थिर रखते हुए वाहक तरंग की आवृत्ति को व्यवस्थित किया जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 535 से 1700 किलोहर्ट्ज है। इसमें अन्य को स्थिर रखते हुए वाहक तरंग एम्पलीट्यूड को बदल दिया जाता है। वहीं फेज मॉड्यूलेशन में वाहक फेज एंगल को बदल दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के गुणों की बात करें तो इसमें हस्तक्षेप के लिए लचीलापन और ये मॉड्यूलेट करने में आसान होता है, लेकिन इसका दोष ये है कि इसमें खराब स्पेक्ट्रल दक्षता होती है, अधिक जटिल डिमॉड्यूलेटर की जरूरत होती है। इसके अलावा इसका उपयोग प्रसारण या टीवी पर ऑडियो प्रसारण के लिए किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म आधुनिक गुजरात में हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की थी। उन्होंने द इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक एक मासिक पत्रिका का भी शुभारंभ किया था। ये भारत की स्वतंत्रता संबंधी मांग के प्रचार प्रसार पर केंद्रित थी। वर्ष 1905 में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लिखने के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। इन आरोपों के कारण इनर टेम्पल ने इन्हें कानून की प्रैक्टिस करने से रोक दिया था। अंग्रेजों द्वारा आलोचना का सामना करने के बाद वे इंग्लैंड से पेरिस चले गए और वहां अपना आंदोलन जारी रखा। श्यामजी कृष्ण वर्मा में देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा के मूल्य थे। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थान के बारे में। आज इस अंक में हम चर्चा करेंगे बुल्गारिया की। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। इसकी सीमाएं उत्तर में रोमानिया, पूर्व में काला सागर, दक्षिण में तुर्की और ग्रीस, दक्षिण पश्चिम में उत्तरी मैसेडोनिया और पश्चिम में सर्बिया से लगती हैं। बुल्गारिया यूरोपीय महाद्वीप के सबसे पुराने राज्यों में से एक है। ये वर्ष 2004 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और वर्ष 2007 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। इस देश का विस्तार दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से तक है। बुल्गारिया की नदियां हैं डेन्यूब, मारित्सा, स्ट्रूमा, इस्कार आदि। इसकी दोहरी जलवायु है। बुल्गारिया के उत्तरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु और दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।